Hello, my dear students. Welcome to my channel, Complete Maths and Magic. This is Ayushi Agarwal. Today I am here for you with class 10th, chapter 9, some applications of trigonometry, chapter, complete solution, full explanation with all the concepts involved in it. So, let's start. आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेकर आई हूँ। हम उसके चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, साथ ही एनसीईआरटी बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ था, और बाकी सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग जो आप इस चैप्टर में आपके सामने आएगा लाइन, वो है लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है? तो वो क्या है? किसी भी एंगल से, किसी भी लाइन से, सपोज आप किसी चीज को देख रहे हैं, वो आपके ऊपर है, आपके मतलब आप नीचे खड़े होकर कहीं ऊपर देख रहे हैं या ऊपर खड़े होकर कहीं नीचे भी देख रहे हैं, तो आपकी आईज से जिस पॉइंट पे आप देख रहे हैं उस पॉइंट पे जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट थिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? जैसे देखिए, हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये एक स्टूडेंट है, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा होके ये एक टावर के टॉप पर देख रहा है। टावर के टॉप पर देख रहा है ये, तो इसकी आईज से जो हमने टावर के टॉप पे जो लाइन ड्रॉ की है वो तो हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई, और जिस एंगल से ये उस टावर को देख रहा है वो आपका क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपका, कि टावर पे खड़ा हुआ कोई बच्चा है ऊपर, और वो किसी भी पॉइंट पे देख रहा है ग्राउंड के जो कि नीचे है, उस पॉइंट पे देख रहा है, तो वो जिस एंगल से देख रहा है दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है नीचे से ऊपर देख रहा है, तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स आप जानते ही हैं। और यहाँ पे बच्चा ऊपर खड़े होकर नीचे देख रहा है, तो दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस टू bring a more clarity of the concept. First question. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched tight and from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if angle made by the rope with the ground level is 30 degree. So, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबा रोप है, उस पर चढ़ के जा रहा है। ये आपका सर्कस आर्टिस्ट इस रोप पे चल रहा है जिसकी लेंथ कितनी है? 20 मीटर। और वो रोप जो है एक पोल पे बंधी हुई है ए पॉइंट पे, और एक ग्राउंड पे पॉइंट पे सी पॉइंट पे बंधी हुई है। कितने डिग्री का एंगल बना के बंधी हुई है? 30 डिग्री का। सो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको निकालना है हाइट ऑफ द पोल। कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं आपको ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज गिवन है आपको, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। सो साइन थीटा एंड थीटा यानी एंगल आपको क्या दिया हुआ है? साइन 30 डिग्री। आप यहाँ पे क्या ले लेंगे? एंगल 30 डिग्री। अब आप जानते हैं साइन 30 का वैल्यू 1/2, बाकी वैल्यूज पुट करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में, तो आपकी हाइट ऑफ द पोल सॉल्व होकर क्या आ जाएगी? 10 मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पॉइंट से अगर हम देख रहे हैं टावर के टॉप पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। और जिस पॉइंट पे हम खड़े होकर देख रहे हैं टावर के टॉप पर, तो जिस पॉइंट पे खड़े होकर हम देख रहे हैं और जो टावर है वो कितनी दूरी पर है, टावर और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर का डिस्टेंस है। ओके, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर। अभी आपका क्या है? परपेंडिकुलर है, और आपको क्या गिवन है? बेस गिवन है। परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है? किस में रिलेशन होता है? टेन थीटा में। सो P अपॉन बी इज इक्वल टू टेन थीटा। सॉल्व किया आपने, वैल्यूज पुट की, थीटा इसमें क्या लेना है? 30 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया 1/√3 इज इक्वल टू AB/30। सो ऑन सॉल्विंग वी विल गेट हाइट ऑफ द टावर एज 10√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point
where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में बेसिक के पेपर में भी आता है, स्टैंडर्ड के पेपर में भी कई बार दे देते हैं, तो ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक ट्री है वो स्टॉर्म की वजह से, आंधी की वजह से क्या हुआ, बीच से टूट गया, ए पॉइंट से टूट गया और इस तरह से ग्राउंड पे झुक गया जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में। और कितने डिग्री एंगल बना के झुका है, 30 डिग्री एंगल बना के झुका है। और जिस पॉइंट पे ट्री खड़ा था और जिस पॉइंट पे उसने ग्राउंड को टच किया है टूटने के बाद, उस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट निकालनी है आपको। अब इन ट्रायंगल एबीसी देखेंगे, इसमें आपको बेस पता है, आपको हाइपोटेन्यूज हम निकाल रहे हैं इस ट्रायंगल में, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री, बीसी अपॉन एसी। सॉल्व करने पे हमारे एसी की हाइट तो आ गई 16√3 मीटर। तो लेकिन क्या ये पेड़ हमारा सिर्फ टूटा हुआ हिस्सा है, नहीं, ये भी तो हमारे पेड़ का ही हिस्सा है ना, इसका भी तो लेंथ निकालेंगे हम। ए बी और बी सी, ए बी और बी सी का यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, ये किसका रिलेशन है, टेन थीटा का। सो टेन 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी की वैल्यू आ गई 8√3। नाउ हमारी जो टोटल हाइट ऑफ द ट्री है वो कितनी है, ए बी जो हिस्सा आधा बचा हुआ है प्लस ए सी जो आधा हिस्सा टूटकर ग्राउंड पे लटका हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे यू विल गेट 16√3 प्लस 8√3 विच इज 24/√3 which is 8√3 meter. Next question. Next question is, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. The children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree. Whereas for elder children, she want a slide of height 3 meter which is inclined to an angle of 60 degree. What should be the length of each slide in each case? आपको बोला है कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो है दो तरह की स्लाइड्स लगाई हैं पार्क में। स्लाइड्स आप सभी जानते हैं, स्लाइड्स लगाई हैं किस तरह से, दो तरह के बच्चों के लिए लगाई हैं, जो कि 5 साल से छोटे हैं और जो बड़े बच्चे हैं। तो जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए उन्होंने इतने 1.5 मीटर की हाइट पर स्लाइड लगाई है और कितने डिग्री के एंगल से लगाई है, 30 डिग्री। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर ऊंची हाइट पे लगाई है स्लाइड और कितने डिग्री के एंगल से लगाई है, 60 मीटर। आपको क्या निकालना है, दोनों ही स्लाइड्स की लेंथ निकालनी है, यानी आपको दोनों ही केस में क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। यही आपकी स्लाइड है। कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका, साइन थीटा। सॉल्व किया तो फर्स्ट स्लाइड जो एसी है उसकी हाइट कितनी आ गई, 3 मीटर, यानी जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए हाइट कितनी है स्लाइड की, 3 मीटर। और नेक्स्ट में आपको फिर से परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, फिर से साइन थीटा लेंगे और उसमें सॉल्व किया तो आपके जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या हाइट है, 2√3 मीटर। Okay, moving further. Next question. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. So question में क्या बोला है कि एक काइट उड़ रही है हवा में, ठीक है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, 60 मीटर की हाइट से उड़ रही है ग्राउंड से। अब हमने काइट से जो है एक स्ट्रिंग अटैच की है जो कि हमने टेम्परली थोड़े समय के लिए यहाँ पे ग्राउंड पे एक पॉइंट पे टाई कर दिया है, ए पॉइंट पे कितने डिग्री के एंगल से, 60 डिग्री के एंगल से। आपको क्या निकालना है, द इंक्लिनेशन ऑफ द इज फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको निकालना है दिस इज द स्ट्रिंग की लेंथ की, जिस स्ट्रिंग से काइट बंधी हुई है उसकी लेंथ क्या है। तो अगेन आपको परपेंडिकुलर दिया है और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। सॉल्व करा तो आपका आंसर आ गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। मूविंग फर्दर, सिक्स्थ क्वेश्चन, इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी सब बच्चे मार्क कर लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्या है क्वेश्चन? A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. क्या निकालना है आपको? इसमें बोला है कि एक 1.5 मीटर का बच्चा है, उसकी हाइट 1.5 मीटर है, वो खड़ा हुआ है कुछ डिस्टेंस पे एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। सामने उसकी एक बिल्डिंग है जो की हाइट कितनी है? 30 मीटर। अब क्या है, वो उस बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है। तो क्या करा उसने, जब वो बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है, तो जब उसने देखा, तो पहले जब वो देख रहा था तो उसका डिग्री कितनी थी, कितने डिग्री से देख रहा था? 30 डिग्री से। फिर उसने क्या किया, थोड़ी दूर वो चल के आया बिल्डिंग की तरफ, थोड़ी दूर चल के आया बिल्डिंग की तरफ। उसके बाद वो सी पॉइंट पे पहुंच गया। सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसने फिर बिल्डिंग में देखा, तो कितने डिग्री के एंगल से देखा? 60 डिग्री के एंगल से देखा। अब बोला है कि कितना डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ चल के आया, मीन्स एक्स वाई डिस्टेंस आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले तो आप ये देखिए, टोटल बिल्डिंग की हाइट ए जेड दे रखी है। अगर मुझे ए से बी तक की लेंथ निकालनी है तो कितनी होगी? 30 मीटर में से जो नीचे वाली लेंथ है 1.5 मीटर, वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो मेरा कितना आ गया? 28.5। अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि जितने जितने एंगल्स दे रखे हैं आपको उतनी बारी फॉर्मूला लगाना है ट्रायंगल में। अब इसमें दो एंगल है, 60 डिग्री और 30 डिग्री, इट मीन्स कि आपका दो बार एंगल का फॉर्मूला लगेगा। पहले आप छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, या फिर पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए ए बी डी, फिर छोटा वाला ले लीजिएगा ए बी सी। तो पहले हमने ट्रायंगल ए बी डी में देखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया तो हमारा बी डी कितना आ गया? 28.5 रूट 3 मीटर। फिर हमने छोटे वाले ट्रायंगल में लगाया इन ट्रायंगल ए बी सी, अगेन हमारा एंगल कितना है? 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करा तो हमारी लेंथ कितनी आ गई? 28.5 रूट 3 बाय 3। हमें निकालना क्या है? एक्स वाई निकालना है। यानी एक्स वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो पूरी लेंथ है जेड से लेके वाई तक, उसमें से जेड एक्स वाली लेंथ को माइनस कर देंगे। तो पूरी लेंथ कितनी थी? 28.5 रूट 3, और आधी लेंथ कितनी है जो शुरू की है? 28.5 रूट 3 अपाई 3। 28.5 रूट 3 कॉमन लिया तो ये बचा 1 माइनस 1 बाय 3। सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 19 रूट 3 मीटर। यानी कितना डिस्टेंस बॉय चला है बिल्डिंग की तरफ? 19 रूट 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक टावर है और ग्राउंड से एक पॉइंट से हम देख रहे हैं, टावर के टॉप पर देख रहे हैं, जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। एक बिल्डिंग है हमारी 20 मीटर हाई बिल्डिंग, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है ए बी, और हमने क्या किया है कि हम ग्राउंड से एक पॉइंट पे खड़े हैं ग्राउंड पे, और हम उस टावर के टॉप पर भी देख रहे हैं ए पॉइंट पे, और उस टावर के बॉटम में भी देख रहे हैं। तो टावर के टॉप पर जब देख रहे हैं तो एंगल कितना है? 60 डिग्री। जब टावर के बेस में देख रहे हैं तो एंगल कितना है? 45 डिग्री। इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपका डायग्राम मेन है। अगर आप बच्चे, जिस बच्चे ने क्वेश्चन समझ के डायग्राम सही बना लिया, तो वो बच्चे का डेफिनेटली उसे सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो सॉल्व इजीली कर लेगा। तो इसमें इन क्वेश्चंस में मेन सिर्फ डायग्राम है। जिस बच्चे ने डायग्राम बना लिया उसका क्वेश्चन डेफिनेटली सही ही होगा। अगेन इसमें दो एंगल्स हैं, दो एंगल से तो आप जानते हैं क्या करना है, हमें दो बार फॉर्मूला लगाना है। तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, 1045 परपेंडिकुलर है और बेस है तो 10 लगेगा। 1045 की वैल्यू 1 है, तो हमारा सी डी लेंथ कितना आ गया? मीन्स बेस कितना आ गया? 20 मीटर। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में फॉर्मूला लगा देंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। क्या है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन 1060 इज इक्वल टू वैल्यू क्या होती है 1060 की? रूट 3। सॉल्व किया, ए सी आ गया 20 रूट 3। फिर हमें क्या निकालना है? हमें तो ए बी निकालना है। तो ए बी की वैल्यू क्या है? ए सी माइनस बी सी। ए बी कैसे निकालेंगे? इस पूरे में से नीचे वाला पार्ट माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है।
A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक स्टैचू है जो कि पेडेस्टल, नीचे एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर क्या लगा है, एक स्टैचू लगा है, इसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर। अब हम ग्राउंड में एक पॉइंट से वहाँ पे पेडेस्टल को देख रहे हैं, तो हमने स्टैचू के बेस में देखा, बी पॉइंट पर स्टैचू के टॉप पर देखा, तो हमारा एंगल कितना आ रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल से हम देख रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी जो नीचे वाला पार्ट है वो उसकी हाइट निकालनी है। सेम क्वेश्चन पीछे जैसा ही है, पहले नहीं, उसमें पीछे वाले क्वेश्चन में बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के ऊपर कुछ स्टैचू था, बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी, स्टैचू की निकालनी थी। इस केस में पेडेस्टल दे रखा है, ऊपर स्टैचू है, स्टैचू की हाइट दे रखी है, मीन्स जो ऊपर चीज़ है उसकी हाइट दे रखी है, और नीचे वाले की हाइट हमें निकालनी है। कैसे करेंगे, दो, ऑब्वियसली इसमें दो एंगल है तो दो बार फॉर्मूला लगेगा, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में फिर बड़े वाले ट्रायंगल में। हर केस में ज़्यादातर आपका tan थीटा ही लग रहा है, क्योंकि हर केस में या तो परपेंडिकुलर दे रखा है या बेस दे रखा है, या तो परपेंडिकुलर निकालना है या बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा ही होता है। तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉल्व किया तो हमारा क्या आया, बी सी इज इक्वल टू सी डी। मीन्स जो ये वाला हिस्सा है पेडेस्टल की जो हाइट है और जिस पॉइंट से हम ग्राउंड पे देख रहे हैं, दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में लगाएंगे फॉर्मूला tan 60 ए सी बाय सी डी। ए सी किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी के बराबर है, और सी डी की वैल्यू √3, सी डी उधर चला जाएगा √3 के पास, तो √3 सी डी हो जाएगा। ए बी की वैल्यू 1.6 है, प्लस बी सी, सी डी और बी सी हमने ऊपर ही निकाला है कि दोनों क्या हैं, सेम है, तो हमने सी डी की जगह क्या लिख दिया, बी सी लिख दिया। सॉल्व किया तो हमारा बी सी की वैल्यू आ गई 1.6 बाय √3 प्लस 1। उसके बाद हमने इसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद हमारा आंसर आया बी सी इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, विच इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है वाला। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि बिल्डिंग के टॉप पे अगर हम देख रहे हैं टावर से, तो हमारा एंगल कितना है, ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, और ये हमारा इधर ए बी क्या है, टावर। बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप पर देख रहे हैं तो एंगल 30 डिग्री है, और बिल्डिंग से देख रहे हैं, हाँ, तो यहाँ से हम देख रहे हैं इधर टावर के टॉप पे, तो हमारा जो ये हमारा एक्चुअली टावर है 50 मीटर हाई, और ये हमारी बिल्डिंग है। तो टावर से, टावर के बेस से बिल्डिंग के टॉप पर देख रहे हैं तो 30 डिग्री है, और बिल्डिंग के बेस से टावर के टॉप पे देख रहे हैं तो 60 डिग्री। आपको क्या निकालना है, टावर की हाइट तो दे रखी है 50, आपको निकालनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग। कैसे निकालेंगे, अगेन दो एंगल है, दो बार फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा एक बार और दूसरी बार भी tan थीटा। सॉल्व करेंगे तो हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। दो पोल्स हैं जो कि इक्वल हाइट के हैं, ठीक है, और वो दोनों पोल्स जो है रोड के दोनों साइड खड़े हुए हैं आमने सामने, और वो रोड कितनी चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है। और अगर हम ग्राउंड में बीच में दोनों पोल्स के कोई भी एक पॉइंट ले ले, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो उस पॉइंट से दोनों पोल्स का जो डिस्टेंस है, एक पोल का 60 डिग्री है और एक पोल का 30 डिग्री है। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल्स निकालना है कि हाइट क्या है पोल्स की, और ये भी निकालना है कि ये दोनों जो पॉइंट लिए हैं उसमें दोनों में क्या, दोनों का क्या डिस्टेंस है, उस पॉइंट से यानी ओ पॉइंट से दोनों पोल्स का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। सो कैसे करेंगे, अगेन इसमें दो बार एंगल है तो दो बार फॉर्मूला लगेगा। पहले आप छोटे वाले ट्रायंगल में लगा लीजिए, पहले बड़े वाले में लगाया हुआ है हमने सी डी ओ में, तो tan 30 इज इक्वल टू सी डी बाई ओ डी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3।
फिर इधर छोटे वाले ट्रायंगल में लगा लेंगे tan 60 ए बी बाय ओ बी। सॉल्व करिए। सॉल्व करने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है। मैंने ये वाला फॉर्मूला या इस तरीके से किया है तो ज़रूरी नहीं है आप लोग भी इसी तरीके से करेंगे। मेन चीज़ है कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बनेगा और क्वेश्चन में आपको किस मेथड से आगे बढ़ना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड कई हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने मेथड से करना है, आप अपने मेथड से कीजिए, लेकिन अगर आपका आंसर करेक्ट ही आएगा अगर आपका डायग्राम करेक्ट है तो। सो फ्रॉम माय मेथड, distance of the pole is 20 meter, distance between the poles and the height of the pole is 20 root 3 meter। ये सब बच्चे इसको करके देखेंगे, सोल्यूशन मुझे करके बताएंगे कि दोनों ट्राइंगल्स में हमने फॉर्मूला लगाया तो हमारा आंसर आप लोगों का सेम आया कि नहीं आया। ये आपका एक तरह से इसका जो कैलकुलेशन है वो आपका होमवर्क है। मूविंग फर्दर, a TV tower stands vertically on the bank of the canal from a point on another bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and from other point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो एक टावर जो है खड़ा हुआ है यहाँ पे कैनाल के साइड में, ठीक है, और आपने क्या करा कि दूसरे एंड से हम टावर के टॉप पर देख रहे हैं तो हमारा एंगल कितना है 30 डिग्री है, 60 डिग्री है। फर्स्ट हम 60 डिग्री के एंगल से देख रहे हैं, फिर हमने एक दूसरे पॉइंट पे गए जो हमारा पहला पॉइंट था सी, उससे कितना दूरी पे 60 मीटर दूरी पे डी पॉइंट पे चले गए, फिर से हमने टावर के टॉप पर देखा तो हमारा एंगल कितना है 30 डिग्री है। आपको क्या निकालना है कि इस टावर की हाइट क्या है और इस जो कैनाल था उसकी चौड़ाई क्या है BC। ओके, सो पहले हमने बड़े वाले ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाया tan 30 ए बी बाई बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एक इक्वेशन आ गई, इसको फर्स्ट मान लिया। फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में लगाया छोटे वाले में tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉल्व किया। फिर दोनों इक्वेशन से हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली, दोनों को इक्वेशंस की वैल्यू को हमने क्या किया इक्वेट कर दिया आपस में। सॉल्व करने के बाद हमारा BC मतलब इसकी जो विड्थ ऑफ द कैनाल है वो कितनी आई 10 मीटर और जो हाइट ऑफ द टार है वो आया हमारा 10 रूट 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी सब बच्चे मार्क कर लें कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। क्या बोला है कि हम एक पॉइंट पे खड़े हैं 7 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं, हम एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है उसके टॉप पर खड़े हुए हैं और वहां से हम एक केबल टावर है हमारे सामने उसको देख रहे हैं तो कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और वहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। मीन्स कि उस जो हमारे सामने केबल टावर है उसके हम पहले उसके टॉप पर भी देख रहे हैं ई पॉइंट पर और उसके बेस में भी देख रहे हैं सी पॉइंट पर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर यानी कि EC। ये जो पूरा टावर है E से लेके C तक इसकी हमें लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, देखिए इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी यूज है तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। यहाँ पे हम 45 डिग्री के एंगल से देख रहे हैं तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। अब आप पहले नीचे वाले एंगल में लगा लीजिए फॉर्मूला, नीचे वाले एंगल में लगाएंगे, नीचे वाले ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ABC for tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फॉर्मूला लगाया हमने तो हमारा फिर AB बाय BC इज इक्वल टू tan 45। सॉल्व किया तो हमारी BC की वैल्यू क्या आ गई 7 मीटर। ऑल्सो ऊपर जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है EDA उसमें हमने फॉर्मूला लगाया है 60 डिग्री का एंगल है, उसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगेगा, tan का फॉर्मूला लगेगा तो हमारी DE की लेंथ यानी ये जो DE पार्ट है ये कितना आ गया 7 रूट 3 मीटर। अब जो हमारा पूरा टावर है उसके लिए हमें क्या करना है EDE प्लस CD, दोनों लेंथ्स को हमने जोड़ दिया तो हमारा आंसर आ गया 7 रूट 3 प्लस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, as observed from the top of the 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships.
क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक लाइट हाउस है और दो शिप्स हैं, एक शिप सी है और एक शिप डी है, और दोनों शिप एक दूसरे के पीछे हैं। हम लाइट हाउस के टॉप पर खड़े हैं और दोनों शिप्स को देख रहे हैं। तो दोनों शिप्स में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बना हुआ है, एक में बना हुआ है 30 डिग्री और एक में बना हुआ है 45 डिग्री। तो दोनों का डिस्टेंस कितना है दोनों शिप्स के बीच में, एक शिप सी एक डी है, तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, यानी सी डी डिस्टेंस हमें निकालना है। तो पहले हम इसमें, पहले बड़े वाले ट्रायंगल में हमने फॉर्मूला, छोटे वाले ट्रायंगल में लगा लिया हमने फॉर्मूला, 10 45 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है 75 और बेस बी सी, तो हमारा बेस बी सी भी 75 आ गया। उसके बाद दूसरे ट्रायंगल में लगाया फॉर्मूला और सॉल्व करा तो हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना आ गया 75√3 - 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.2 मीटर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, भी कई बार आ जाता है एग्जाम में। 1 मीटर 1.2 मीटर tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the ball from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. क्या बोला है आपको, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, वो एक बैलून को देख रही है, ठीक है। बैलून पहले तो जो है वो, और बैलून कितनी हाइट पे उड़ रहा है, 88.2 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है ग्राउंड से, ग्राउंड लेवल से देखें तो। पहले तो जब उसने बैलून को देखा तो उसका एंगल कितना बन रहा था 60 डिग्री। फिर थोड़ी देर बाद बैलून उड़ के कहाँ पहुंच गया, बी पॉइंट पे, और फिर कितने डिग्री का एंगल बना रहा था वो 30 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना किया, डी पॉइंट से ई पॉइंट पे पहुंच गया ना, तो हमें डी ई निकालना है, डी ई डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, पहले एक ट्रायंगल में फॉर्मूला लगा लेंगे, फिर दूसरे में, पहले हमने बड़े वाले ट्रायंगल में लगाया 10 30 = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉल्व किया तो हमारा 87√3 मीटर आ गया। और ये बात, ये जो फर्स्ट स्टेप है ये सब बच्चे ध्यान रखेंगे, यही इंपॉर्टेंट सबसे है कि हाइट ऑफ द बैलून में आपको क्या करना है, जब आप बैलून की हाइट हमें ग्राउंड से दे रखी है, लेकिन हमारी जो ग्राउंड से जो एक गर्ल खड़ी है 1.2 मीटर की हाइट की, उसके जो हाइट है उसको भी तो माइनस करना पड़ेगा आपको। तो 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर हमने माइनस किया, तो हमारा अब जो बैलून की हाइट रह गई है वो कितनी है, गर्ल की आई से बैलून की हाइट कितनी है 87 मीटर। फिर हमने दूसरे ट्रायंगल में लगाया फॉर्मूला, तो हमारी सी डी लेंथ कितनी आ गई 29√3। बट हमें तो डी ई निकालना है, डी ई कैसे निकालेंगे, सी ई यानी पूरी लेंथ में से सी डी वाली लेंथ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 87√3 - 29√3। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 58√3 मीटर, विच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक हाईवे है, वो आगे चल के कहाँ पे खत्म हो रहा है, एक टावर पे खत्म हो रहा है। ये ए भी हमारा टावर है, एक आदमी है जो कहाँ पे खड़ा है, टावर के टॉप पर खड़ा है। वो एक कार को देख रहा है, एक कार जो उस टावर की तरफ आ रही है। पहले कार यहाँ पे थी, उस कितने डिग्री के एंगल से देखा उसने, 30 डिग्री के एंगल से। फिर 6 सेकंड बाद कार कहाँ पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई सी पॉइंट पे, और फिर उसका देखा एंगल तो कितने डिग्री का था, 60 डिग्री का। तो आपको पूछा है कि कितना टाइम लिया है कार ने इस डी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने में। मतलब अब कार जब सी पॉइंट पे है 6 सेकंड्स में यहाँ पे आ गई, तो सी पॉइंट से बी पॉइंट यानी टावर तक पहुंचने में कार कितना डिस्टेंस लेगी। तो ये अगेन इसमें दो एंगल दे रखे हैं, तो 2 बार फॉर्मूला लगेगा tan थीटा वाला। सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि जितना आपने जब सॉल्व करेंगे, इसकी कैलकुलेशन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ कि आप खुद करेंगे इसकी कैलकुलेशन, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका क्या आंसर आया। कि डी आपको आंसर मिलेगा कि जब डी से ई सी पॉइंट पे उसे 6 सेकंड्स लगे, तो आपका कैलकुलेट करके आंसर आएगा कि सी से बी पॉइंट पे पहुंचने में जितना टाइम पहले लगा था उसका हाफ लगेगा। तो उसका हाफ, 6 का हाफ कितना होता है, 3 सेकंड्स। तो यानी अब उसको कितना टाइम लगने वाला है, 3 सेकंड्स। ठीक है, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन सब बच्चे करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि उनका आंसर क्या आ रहा है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हमने एनसीईआरटी बुक के जो भी क्वेश्चंस थे सारे डिस्कस किए हैं, और आप सबको इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको एग्जाम्स के लिए एग्जाम्पल्स भी करने हैं एनसीईआरटी बुक के डीपली। एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, और उसके बाद जब आपकी
एनसीईआरटी बुक की कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। और फिर अगर आप ये सब चीज़ें कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीटली आपका एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। सो कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे मैं आपके लिए और भी चैप्टर्स के इसी तरह से वीडियो लाती रहूँगी, और हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे इस चैप्टर के कुछ दिनों में। इसी चैनल पे आप मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को देखते रहिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू so much. Please like and subscribe if you like this video. Thank you.